आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है कि आप लोग यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। आपकी वीडियो एक ही दिन में पूरी दुनिया में फैल जाएगी, रातों रात आपके चैनल पे मिलियन व्यूज और मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में रातों रात वायरल हो जाएगा, जिससे आप मिलियन सब्सक्राइबर पा सकेंगे आराम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। शाम का टाइम है और शाम के वक्त बंदे का दिल चाहता है कुछ ना कुछ चटपटा खाने, जो कि नमकीन भी हो, चटपटा भी हो, हल्का फुल्का भी हो, कि बंदा खाए और खूब मज़ा आ जाए और रात का खाना भी आराम से खा ले। और यही तो मज़ा होता है सर्दियों का। सर्दियों में तो बंदा शाम के चाय में फ्रेंच फ्राइज तल लेता है और उसके साथ साथ बंदा विंग्स फ्राई कर ले, कभी आपने पोटा फ्राई कर लिया, कलेजी फ्राई कर ली, तो ये बहुत मज़ेदार से शाम गुजरती है चाय के साथ। लेकिन गर्मियों में इसके बरस होता है। गर्मियों में हम सिर्फ चाय भी लेते हैं, एक कप या एक दो बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमसे तली भुनी हुई चीज़ें कम खाई जाती हैं। गर्मियों में तो बस सादा खाना खाया जाता है, जैसे दाल चावल के बदल चाहता है बंदा दाल चावल अचार खाए और फ्राई चीज़ों से बंदा दूर रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी होती है। और आपको पता है पाकिस्तान और कराची में कितनी गर्मी पड़ती है। ज़्यादातर कराची में गर्मी सर्दियाँ बहुत कम होती है। अब इस दफ़ा भी देखें सर्दियाँ बहुत पड़नी थी, सर्दियाँ आएंगी आएंगी आएंगी, लेकिन सर्दियाँ के साथ चली भी गई, बस थोड़ी थोड़ी बस बाकी रह गई। रात में हल्की हल्की ठंड रहती है, दिन में गर्मी ऐसी रहती है जैसे मार्च में जैसे मौसम होता है ना, जैसे गर्मी का दिन में कितनी गर्मी लगती है, तेज़ धूप होती है चुभन वाली, ऐसी गर्मी हो रही है दिन में आजकल। हम बच्चों को स्वेटर पहना के स्कूल भेजते हैं, बच्चों की तो हालत खराब होती है, बच्चे मम्मा बहुत गर्मी लगती है बहुत गर्मी लगती है, और सुबह में हल्की हल्की ठंड होती है। बच्चे क्या करें, स्वेटर पहनाएं तो भी मसला, नहीं पहनाएं तो भी मसला, क्योंकि रात में इतनी सर्दी और दिन में इतनी गर्मी। तो बस इस तरह का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बंदा बीमार भी कितना पड़ा है, बुखार नज़ला खांसी पेट में दर्द, इस तरह के ना वो भी चल रहे हैं, मौसम भी चल रहा है। अच्छा, आज मेरे साथ एक सीन हो गया। मैं ना फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काट रही थी, तो मैंने कहा चलो आमला सामने नज़र आया, मैंने कहा चलो मैं आमला खा लेती हूँ ना। तो मैंने आमला को काटा और आमला भी खा रही थी साथ साथ, और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू भी काट रही थी। अब मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि आमला ब्लैक कलर छोड़ता है, जेड ब्लैक कलर करता है। मैंने आपको वीडियो में बताया पहले कि आमला कितना हमारे लिए बेहतरीन होता है और कितनी तेज़ी से हमारे बालों को काला करता है। तो मेरे जहन में नहीं था कि ये जब मैं ये कर रही हूँ तो ये मेरे ना आलू को भी काला कर देगा। अभी देखिए मैं आलू उठा उठा के दिखा रही हूँ, मेरे हाथ पे भी हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक निशान है। तो इसने ना आलू को भी ना कलर दे दिया, थोड़े बहुत जो आलू पे वो आमला का कलर लगा है ना, तो उसमें ना आप लोग अक्सर नज़र आ रहा हो कि ये आलू खराब नहीं है। ये मैंने ना छुरी के देखे, मैंने शैम्पू भी बनाया था, तो शैम्पू में मैंने ना आमला डाला था थोड़ा सा, तो और उसके साथ मैंने ना आमला खा भी रही थी। तो ये देखें ये ना आलू ये नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक, तो ये इस वजह से हो गया ब्लैक। बस ये आप लोग बस एहतियात करें कि जब भी आप लोग आमला काटें, आमला का कोई काम करें, उसके साथ आप लोग अपने कपड़ों पे हाथ ना लगाएं, और ना आलू प्याज वगैरह पे आप लोग अगर साथ साथ छील रहे हैं तो आप लोग अपनी छुरी सेपरेट कर ले या छुरी को धो ले। मेरे से ये गलती हो गई कि मैं आमला को मैंने उसी छुरी के साथ काटा और खा भी रही थी, और उसी छुरी से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू भी काट रही थी। तो ये मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। तो बस आप ये कर लीजिएगा। अभी मेरे तो घर में बनाना था, अभी बच्चों को जैसे लंच वंच देना होता है, कोई मेहमान आते हैं, हम गैस आ जाते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करिएगा। देखिए ये आमले की वजह से इसका पानी भी कितना कलर वाला हो गया है, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, एक बात आप लोगों से मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी जो जिक्र करनी थी, वो ये कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी से ना एक चीज़ का सबक इतनी शिद्दत से सीखा है, इतनी शिद्दत से उस चीज़ ने मुझे इस तरीके से तोड़ा है और इस तरीके से मुझे सबक सिखाया है, वो ये कि जब तक आप अपने आप के लिए कोई टाइम नहीं निकालेंगे, आप जब तक अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप अपनी अहमियत खुद नहीं समझेंगे ना, जब तक दूसरे भी आपको अहमियत और इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे तो ये कहेंगे भाई जब एक इंसान अपने लिए खुद को ज़रूरी नहीं है, ये अपने आप को टाइम नहीं देता, ये ऐसी है, ये इसके गुजारा हो जाता है, चल जाता है। हाँ, अगर हम इसको दो चार बातें सुना देंगे तो चल जाएगा, हम टाइम नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, इसके साथ कुछ बुरा भी कर लिया तो चल जाएगा, अगर हमने इसका हक दबा लिया तो भी चलेगा। मतलब ये कि आप ज़िंदगी किसी मोड़ पे, चाहे आप ऑफिस वर्क में हो, आप घर पे कोई काम कर रहे हो, या कहीं पे भी हो, आप ज़िंदगी के किसी भी नहज पे हो, लेकिन आप ये मेरी मोड़ पे हो, आप ये याद रखिएगा कि आप कोई भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को कुछ समझें कि अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, आप ये अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप दूसरों के लिए हमेशा बिच नहीं जाए। बिल्कुल अखलाक, अच्छे अखलाक बहुत ज़रूरी है, नरम दिल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि आप इतने मीठे ना बनो कि लोग आपको निगल जाएं, और इतने भी कड़वे ना बनो कि लोग आपको थूक दें। तो इसलिए म्याना रवि दरमियाना ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि आपको भी अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने आप को भी अहमियत देनी चाहिए, अपना भी एहसास दिलाना चाहिए। अगर आपने अपनी चीज़ के लिए बुरा नहीं बोला ना कि भाई ये चीज़ ऐसा मत करो, ऐसे काम मत करो, ऐसे लफ्ज़ ना बोलो, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है, तो अगला समझेगा कि नहीं यार इसको तो तकलीफ़ ही नहीं होती, चलो यार कोई मसला नहीं है, बस मेरी अहमियत है, मेरी जगह है, मेरा ही हक है, इसका तो कोई हक ही नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इस तरह से करने से आपने जालिम को जुल्म करने के एक मौका दे दिया, आपने मौका दे दिया वो आप पे खुदाई करे, वो आप पे हुक्मरानी करे। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अब बताना है कि आपकी भी कोई ज़ात है, आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी चोट लगती है, आप भी चलते फिरते इंसान हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, आप भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, आपकी भी सीने में दिल है, आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ़ होती है। जो गलतियाँ मैंने की, जो बेवकूफ़ी मैंने की, इतने साल तक ससुराल का जुल्म और तकलीफ़ और जबरे बर्दाश्त की, तो वो मैं नहीं चाहती कि किसी और की बेटी इस तरह से तकलीफ़ में रहे, वो रोए और वो इतनी
इतनी अजियत मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मेरे शौहर बहुत अच्छे, जिन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। हाँ, मैंने कभी अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ उफ़ तक का नहीं निकाला, लेकिन अल्लाह का करना देखें, अल्लाह का मौज़ा देखें। वो ये भी बात है ना, कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चा होता है, जो नेक होता है और किसी की गलती नहीं होती और मज़लूम पे कुछ जुल्म होता है, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदों को, अपने मज़लूम बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, उसी का साथ देते हैं, उसी को तकलीफ से निकालते हैं, उसी की परेशानी दूर करते हैं। तो मेरे साथ भी कोई ऐसी हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहती थी। बस एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अपने भतीजे की वजह से ना खामोशी से घर में आते थे, जब ऑफिस से आते थे ना, तो दरवाज़ा आराम से के साथ खोल के और ना पीछे गली में अपने सैंडल वगैरह उतार के और जो है ना बाल वगैरह बिखरा के ना इस तरह से ना आते थे कि बच्चे को ये ना लगे कि मैं बाहर से आया, वरना वो बहुत रोता था कि भाई मुझे भी बाहर जाना है और आप मुझे बाहर छोड़ के क्यों गए, अकेले क्यों गए ना, इस तरीके से वो करता था। तो इसकी वजह से ना वो इस तरह से ना घर में अंदर आते थे कि भाई मैं तो ऊपर से आ रहा हूँ, मैं तो अभी सो के उठाऊँ। तो वो इस तरह से ना वो अंदर आए और उन्होंने ना खामोशी के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पीछे से इनकी बातें सुनी, इनकी ना इस तरह से हरकतें, साजिशें और ना मेरे ऊपर जुमले कसने और मैं आगे से खामोश, मैंने कोई जवाब नहीं देना, और उसके बावजूद उसके बाद ये नीचे आए और ना ये सब कुछ सुन के ऊपर चले गए। उसके बाद जब ये नीचे आए तो ये इनका अलग ही नया ड्रामा शुरू हो गया और झूठ इल्ज़ाम मुझ पर लगाने शुरू हो गया। और जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैं खामोश थी, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अगर मैं अभी इतना कुछ करने के बावजूद ये लोग इतनी फसादा ने इतना फसाद फैलाती है, इस तरीके से मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, इस तरीके से ये लोग ना झूठी बातें करी, अगर मैंने सच्चाई बताती तो मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं होगा। और क्योंकि वो मुझे मेरी नेचर को अच्छी से वाकिफ़ हो गए थे कि मैं किस तरह से हूँ और मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकती, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इन लोगों के साथ किस तरीके से ज़बान दराजी कर सकती हूँ, उनके साथ बुरा किस तरीके से कर सकती हूँ और ना मैं इनको कोई तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। तो ये बात मेरे हस्बैंड को पता है, क्योंकि वो मुझे देखते थे कि रात दिन सुबह शाम ये जिस तरह कामों में लगी रहती है, जिस तरह घर संभालती है, तो ये हो नहीं सकता कि ये कभी ऐसी कर सकती हो। तो मेरी जेठानी झूठ बोलती थी हमेशा, लेकिन उस दिन अल्लाह का करना ऐसा हो कि वो खामोशी के साथ घर में आए। रात का टाइम था, उनको नहीं पता था कि आज जो है ना मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, तो वो जल्दी आ गए और उन्होंने सारा सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सब कुछ सुना और सुन के वो ऊपर चले गए और चेंज करके जब नीचे आए तो फिर मेरी भाभी का अलग मेलो ड्रामा शुरू हो गया। हाँ फैसल देखो ये बात नहीं करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो मेरे हस्बैंड ने जब बोला कि खुदा का कुछ खौफ करें, ये अल्लाह से डरें, कि आप लोग को डर नहीं लगता कि ज़मीन फटे और ना आप उसके अंदर चले जाएँ, कि आप किसी का जुल्म करने की कोई इंतहा भी होती है। आज तक मुझे इसने कभी भी एक जुमला भी आप लोगों के लिए नहीं बोला। मैं तो हैरत करता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसके लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ इतने दिन से आप लोग तमाशा कर रहे हैं, आप लोग की बातें जो मैंने सुनी इतने तमाशा हो रहा है, आज तक इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, एक जुमला भी नहीं बोला। तो इसीलिए जो चीज़ वो लोग चाहते थे ना कि मेरे हस्बैंड के दिल से मैं निकल जाऊं और ना उनके लिए मैं जो है ना कुछ भी ना हूं, वो मुझे ज़िंदगी से निकाल दे, तो अल्लाह ने उल्टा ही उनकी चाल उन पर चल दी। मेरे ज़िंदगी में इतने दुख और तूफान आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपनी कहानी बैठूँ ना लिखने के लिए, तो उसके लिए जो है ना कितने अवार्ड मिले और कितने कि मैंने अल्लाह पाक सहारा लेके और मैंने कितने सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो आज अल्लाह ने मुझे इसका बहुत बहुत अजीम फल भी दिया। तो मैं नहीं चाहती, जो मेरे ज़िंदगी से सबक सीखा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हर लड़की अपने लिए आवाज़ उठाए। हाँ सब्र और बर्दाश्त करे, बस एक हद तक, इतना जुल्म बर्दाश्त ना करे कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाए, फिर वो अपनी आप की भी ना रहे। ऐसी औरतें फिर अपने आप की भी नहीं रहती। और हर किसी का ऐसा नहीं होता कि उसके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हो, इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो, उनका इतना साथ दे, हर किसी का ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ खुदारा आप लोग भी थोड़ा सा ना आपकी अहमियत को समझें। अच्छा एक बात और, मेरा इतना सब्र और बर्दाश्त करने का दूसरा मोटिव ये भी था कि मैंने ना हमेशा उनको अपनी बड़ी बहन समझा कि वो मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे लिए ना बहुत सोचती हैं और ना मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगी, और ये मेरी बड़ी बहन है। और मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इनके दिल में मेरे लिए ना मैल और जहर हो सकता है। ये चाह सकती हैं कि मैं जो है ना इसकी शादी तोड़ दूँ, मैं इसको शौहर से दूर कर दूँ, क्योंकि यही वो औरत थी जिन्होंने रिश्ते के लिए ना रात दिन कोशिशें की और जो है ना 2 साल 2.5 साल तक मेरे घर आना जाना करती रही है। भाई मेरी अम्मी से जिद करती रही, मुझे जो है ना ज़ैनब पसंद है, मुझे कोई, मैं जब भी लड़की कोई देखने जाती हूँ तो भाई मुझे ना बस यही पसंद आती है, मुझे यही जहन में आती है, बस मुझे उसी का ख्याल आता है। मुझे और कोई इसके बाद ना मुझे और कोई लड़की पसंद नहीं, प्लीज़ आप ना मना नहीं करें, आप हाँ कर दें और हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, ऐसे वैसे। मतलब इन्होंने बहुत हद तक वो किया, 2 साल तक बहुत कोशिश की। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान जिसने मेरी शादी खुद कराई, इतने पापड़ बेले, तो वो कैसे मेरा घर ख़राब कर सकती है, वो कैसे मेरे लिए बुरा सोच सकती है। मैंने इनके साथ हमेशा ना बड़े बहनों वाला सलूक किया कि मेरी बड़ी बहन कोई बात नहीं, बड़ी बहन ना डांट भी देती, बड़ी बहन जो है ना तंबी भी करती हैं। अब सीन यकीन करें, सीन ऐसा होता था ना कि मैं अम्मी घर से आती थी तो ये ना कमरे में होती थी, बैठी रहती थी, तो मैं मेरा बैग होता है, हैंड बैग ले लेती थी, दिखाओ क्या है, तो मैं दिखाती थी, हाँ ये देखें भाभी, ये भाभी मैं ये लाई हूँ, वो रही, तो भाई मेरे बैग की चेकिंग करती थी कि भाई तो अम्मी घर से क्या लाई हो, क्या नहीं लाई हो, ये चीज़ क्यों नहीं, तुमने अच्छा ये बॉडी वॉश लिया, ये क्यों लिया, ये परफ्यूम लिया, तो ऐसे क्यों लिया। भाई वो मेरे पैसे थे, मेरी मर्जी। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कोई खर्ची देते हैं, अगर मैं बंदा अपनी अम्मी घर जाता है, कोई चीज़ पसंद आती है, और फिर माएँ भी तो बच्चों को जब घर से भेजती हैं, बेटियों को, बट बेटियाँ नाती ससुराल से खाली हाथ, लेकिन मैं के जाती है तो वो शॉपर भर के बैग भर के वापस आती हैं। तो उनको ये हजम नहीं होता था कि भाई तुम इतना सामान लाती, तो ये इनको ये गलतफहमी थी, भाई ये तो मेरे देवर के पैसे बहुत उड़ा
बढ़ाती है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि लड़कियां जब शादी के बाद शुरू में जब घर जाती हैं तो कितने गिफ्ट मिलते हैं, कितनी जगह दावतें होती हैं, कितने तोहफे तोहफ़े मिलते हैं और कितनी चीज़ें होती हैं जो ना फ्रेंड मिलने आती हैं। कितने कि मैं घर जाती थी तो बहुत सी ना फ्रेंड आई हुई होती थी, भाई हाँ तुम कब आ रही हो, बस फिर है ना जब आओगी तो बताना, तब हम भी आएंगे। तो इस तरह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट होते थे, तो मैं लेके जाती थी घर पे ये ना, और सबके नाम टैग भी लगे होते थे। लेकिन तब भी इन मैडम को हजम नहीं होता था कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि इनके दिल में मक्कारी थी, इनका दिल काला, इनके दिल में मैल था। नहीं ये तो झूठ बोल रही है, टैग लगाने में कितनी देर लगती। अरे भाई वो गिफ्ट पैक है, गिफ्ट खुला हुआ है, आप देख रहे हो उसमें नाम के साथ। और अच्छा मेरे साथ मेरे हस्बैंड के भी गिफ्ट होते थे, तो इनको ये लगता था कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं आया। तो भाई वो पूरे खानदान में गिफ्ट देंगी, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे घर वाले हैं, वो मेरे घर रिश्तेदार हैं, तो वो आपके पूरे खानदान में गिफ्ट देंगे। तो इनको ये लगती थी। और ये फिर ना अम्मी को झूठी झूठी शिकायत लगा के आग लगाती थी कि देखो ये ना कितना ना खर्चा कराती, देखे कितना लूट रही है, और जबकि वो गिफ्ट होते थे। मतलब ये, और उसके बाद जो पसंद आ रहा है भाई ये मैं रख लूँ, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा ये तो तुम पे अच्छा लगे, ये मुझ पे अच्छा लगे। बहरहाल मैं आपसे क्या क्या कहूँ, बस इतना कुछ कहने का मतलब यही है ताकि आप अपनी अहमियत खुद जानें और अपनी इज्जत और अहमियत खुद करवाएं। जब आप अपने आप को खुद इज्जत और अहमियत नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी नहीं देगा। आप दूसरों के लिए बिल्कुल बिक जाएंगे तो दूसरे भी आपको फालतू और बेकार चीज समझेंगे। अब अपने चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमने अपने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, जो लोग अपने यूट्यूब चैनल से करोड़पति बनना चाहते हैं, तो बस उन्होंने अब मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके अपने चैनल का नाम लिखना है। इससे आपके चैनल रातों रात वायरल होगा और आप लोगों के जो अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आप लोगों के मिलियन व्यूज और मिलियन सब्सक्राइबर में आपको मिलेंगे। इसके लिए आपने आके कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नाम लिखना है, जिससे मैं और मेरी टीम आपके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेंगे और आपकी वीडियो को डेली देखेंगे। दूसरा काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे आपका चैनल पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग आके मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरी और वीडियोस को भी देख सकते हैं। हो गया वक्त आपसे विदा लेने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।